हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कई दिनों में हुआ ना आज गुड मॉर्निंग। 12 बजे क्लास होती है, मेरा समंजस में रहते थे गुड मॉर्निंग बोल रहे या गुड आफ्टरनून बोले, क्या बोलते। तो सवाई प्रताप सिंह चल रहा है ना, तो आज मदर्स डे है। तो एक बात बताओ, आप सारे समझदार हो, ये एक दिन मदर्स डे फादर्स डे ये मनाने से क्या इफेक्ट पड़ता है? बताइए आप। हमें, जहाँ तक मेरा मानना है, केवल पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना है। हमने माँ और पिता का भी दिन निर्धारित कर दिया कि इनका केवल एक ही दिन है 365 दिनों में। छोटी सी बात है। आज आप देखेंगे हर कोई स्टेटस लगाएगा, प्यारी माँ, अच्छी माँ, उसके साथ माँ के साथ सेल्फी लेके लगाएंगे। यानी माता पिता की डेली आप एक अच्छे संस्कार के रूप में डेली यदि उनकी बातों का हम अनुसरण करें तो डेली उनका दिन होता है। एक दिन स्टेटस लगाने से कोई माता का सम्मान या पिता का सम्मान नहीं होता है। मेरा तो मानना है, वो आपकी सोच है, आप क्या मानते हो। बाकी माता पिता इस संसार में ऐसे दो प्राणी हैं जो दोबारा नहीं मिलते। पर पिता तो फिर भी सौतेला मिल जाता है, लेकिन जिस माँ से हमने जन्म लिया वो तो दोबारा कभी भी नहीं मिलती है। एक दिन मनाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। माता पिता का सम्मान करना है तो डेली सम्मान करना चाहिए। एक दिन सेल्फी लेकर के देख रहा था मैं सुबह से पोस्ट, सभी माँ को एक गार्डन में लेके माँ के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई माँ को मिठाई खिला रहा है, और उनके साथ वैसा बर्ताव करो ना, वो डेली मिठाई है। माँ तो वो होती है जो घर में मान लीजिए रोटियां बनी हैं, रोटियां कम पड़ गई तो आपका पेट भरने के बाद चाहे वो आधी रोटी बची है, एक रोटी बची है, उसमें ही पूरा दिन निकाल लेती है। लेकिन हम केवल एक दिन दिखावा करने के लिए मनाते हैं। इसलिए इस प्रकार की ये जो वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, इनसे दूर रह करके डेली उनका सम्मान करो, वही बात है। अब मानते हैं जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, माता पिता घर रह रहे हैं, तो डेली हम मान लीजिए हो सकता है कि बातचीत भी नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 दिन में बातचीत हो जाए, वही बड़ी बात है। वही बात है, फेसबुक पे और इन पे हमारे हज़ारों पोस्ट आती हैं, हज़ारों दोस्त हैं जिनको जानते नहीं हैं और घर में बोलचाल नहीं है। वास्तविक बात है, घर में बोलचाल नहीं है। वैसे आपके 5000 फ्रेंड है, फिर आप हम शौक से कहते हैं कि यार मेरी तो फ्रेंड लिस्ट ही पूरी हो गई है, जबकि हम आधे से नहीं 90% को तो जानते ही नहीं है कौन कहाँ से है। लेकिन फिर भी आपको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जैसी संस्कृति चल रही है उसके अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम सवाई प्रताप सिंह पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा लास्ट कहाँ तक हुआ था भाई? हाँ महल हो गया। वास्तुकार उस्ताद लालचंद्र, 500 नाम लिखवा दिए थे। शरद, रतन, विचित्र प्रकाश और हवा भगवान विष्णु को समर्पित है, और आकृति कैसी है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान, और ये बिना किसी नींव के बना हुआ है। ठीक है, 953 खिड़कियाँ और 365 झरोके हैं। यहाँ से तीर और गणगौर की सवारियाँ देखने के लिए इसका निर्माण किया गया। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद देखिए, संगीत गुरु सवाई प्रताप सिंह दिख रहा है, दूसरा चेंज करें। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम था चांद खां। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु का नाम क्या है? चांद खां। और ये जो चांद खां है, इन्होंने
एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्वर सागर। ध्यान रखेंगे भाई, इनके संगीत गुरु का नाम चांद खां है। चांद खां ने कौन सी पुस्तक लिखी? स्वर सागर। और चांद खां को सवाई प्रताप सिंह ने एक उपाधि दी, बुद्ध प्रकाश। सवाई प्रताप सिंह ने चांद खां को कौन सी उपाधि दी है? बुद्ध प्रकाश। ठीक है। इसी प्रकार इनके काव्य गुरु ये तो संगीत गुरु हो गए, इनके काव्य गुरु का नाम है गणपति भारती। संगीत गुरु का नाम तो क्या हो गया? चांद खां। और काव्य गुरु का नाम क्या है? गणपति भारती। ठीक है। इसी प्रकार सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविताएं लिखते थे ये? ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। और इनकी कविताओं का जो संग्रह है, इनकी कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? ब्रज निधि ग्रंथावली। ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिख रहे हैं और इनकी कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। इसी प्रकार इन्होंने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। जयपुर में इन्होंने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया और किसके निर्देशन में भाई? ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जयपुर का वह शासक जिसने संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था, कौन हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। किसके निर्देशन में करवाया गया? ब्रजपाल भट्ट। और इसी सम्मेलन में एक ग्रंथ की रचना की गई और ग्रंथ का नाम है राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार की रचना इस संगीत सम्मेलन में की गई है। एक बार दोबारा यहां तक देखिए। इनके संगीत गुरु का नाम क्या है? चांद खां। चांद खां ने किसकी रचना की है? स्वर सागर की। और चांद खां को उपाधि दी गई किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसकी? बुद्ध प्रकाश की। इनके काव्य गुरु का नाम क्या है? गणपति भारती। ये ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते थे और इनकी कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? ब्रज निधि ग्रंथावली। ब्रज निधि ग्रंथावली। जयपुर में इन्होंने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन किसके निर्देशन में करवाया? ब्रजपाल भट्ट। और इस सम्मेलन में ग्रंथ की रचना हुई है राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। विद्वानों के लिए, विद्वानों के लिए, क्योंकि हम पढ़ेंगे इसके दरबार में 22 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता था। तो विद्वानों के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की है? गुणीजन खाना की स्थापना की है। यहाँ कौन रहते थे इस जगह पे? गुणीजन खाना में कौन रहते थे? जो इसके दरबार से जुड़े हुए प्रमुख विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गुणीजन खाना की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा।
इसी प्रकार इनके दरबार में 22 प्रमुख विद्वान रहते थे और इन्हें क्या कहा गया? गंधर्व बाईसी अथवा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है भाई। 22 प्रमुख विद्वान, जैसे माना जाता है 22 कवि थे, 22 संगीतज्ञ थे, 22 प्रमुख विषय विशेषज्ञ थे, इनको क्या नाम दिया गया है? गंधर्व बाईसी अथवा, क्वेश्चन ये आया हुआ है, गंधर्व बाईसी अथवा प्रताप बाईसी का संबंध किस शासक से माना गया है? कौन हो जाएंगे? सवाई प्रताप सिंह। इसके बाद देखिए, कल चर्चा की थी हमने, याद हो तो, तमाशा परंपरा। यद्यपि आप ये जब कला संस्कृति पढ़ाएंगे सर, वहां भी आप पढ़ेंगे, लेकिन अपन एक लाइन नोट करेंगे, तमाशा परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर से। और किसके द्वारा की गई है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और ये तमाशा की परंपरा कहां से लेकर आए हैं? महाराष्ट्र से लेकर आए हैं। कहां से लेकर आए हैं? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से एक कलाकार को लेकर आए थे जिनका नाम है बंसीधर भट्ट। तो तमाशा, वैसे भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि तमाशा शैली या तमाशा परंपरा किस रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से। वजह से हमने बात की थी, याद करो, 12 कोटड़ी व्यवस्था। आ रहा है कुछ याद? किसके समय की है ये? 12 कोटड़ी व्यवस्था, रियासत की बात करें तो आमेर भी कह सकते हैं, जयपुर भी कह सकते हैं, लेकिन किसके समय शुरू हुई थी ये? पृथ्वीराज कछवा। अरे उसके 12 पुत्र थे, उसने अपने साम्राज्य का विभाजन 12 भागों में किया था, मैंने बताया था। तो ये ध्यान रखेंगे, तमाशा की जो परंपरा है वो किस रियासत से संबंधित है? जयपुर। किसके समय शुरू हुई? सवाई प्रताप सिंह। ये महाराष्ट्र से परंपरा लेके आए और महाराष्ट्र से कलाकार को लेके आए थे जिनका नाम क्या है? बंसीधर भट्ट। ये है सवाई प्रताप सिंह। एक बार इनको नोट करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, कल लास्ट कहाँ तक हो गया था? हवा महल तक हो गया था, है ना? 1787 में तुंगा का जो युद्ध हुआ था, लिखवाया था ना, उसमें एक लाइन और नोट कर लो आप। तुंगा के युद्ध में जोधपुर का शासक जो विजय सिंह है, जोधपुर का शासक विजय सिंह इसमें प्रताप सिंह के साथ था। तो इसमें आप तुंगा के युद्ध में एक लाइन लिख लो, जोधपुर के शासक विजय सिंह ने, जोधपुर के शासक विजय सिंह ने प्रताप सिंह का साथ दिया था, प्रताप सिंह का साथ दिया था। इसके बाद लिखो भाई, अरे क्या सिस्टम हो जाता है, लिखो संगीत गुरु। भाई प्रताप सिंह पढ़ रहे हैं अपन, सीधा लिख लो, नहीं ऐसे लिख लो, प्रताप सिंह के संगीत गुरु। बात वही है जैसे भी लिखो आप। संगीत गुरु कौन है? चांद खां। संगीत गुरु चांद खां। लिखिए, चांद खां ने स्वर सागर की रचना की। स्वर सागर की रचना की। सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें
बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। इसके बाद लिखो काव्य गुरु। काव्य गुरु कौन है इनके? गणपति भारती। काव्य गुरु गणपति भारती। नेक्स्ट लाइन लिखिए भाई। सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते थे। सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते थे। इसी में कंटिन्यू चलने दो। उनकी कविताओं का संग्रह ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। उनकी कविताओं का संग्रह ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। ब्रज निधि ग्रंथावली कहलाता है। ठीक है। इसके बाद लिखिए सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। सवाई प्रताप सिंह ने ब्रजपाल भट्ट के निर्देशन में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। इस सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की गई। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है। इसके बाद लिखिए सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना की स्थापना की। तो गुणीजन खाना क्या हुआ भाई? यहाँ विद्वानों को रखा जाता था। यहाँ जो प्रमुख विद्वान थे वो रहते थे गुणीजन खाना में। सवाई प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना की स्थापना की। गुणीजन खाना की स्थापना की। नेक्स्ट लिखिए उसके दरबार में 22 प्रमुख विद्वान रहते थे। उसके दरबार में 22 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी अथवा प्रताप बाईसी कहा जाता था। ठीक है भाई। इसके बाद लिखिए सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में तमाशा नाट्य शैली की शुरुआत हुई।
तमाशा नाट्य शैली की शुरुआत हुई। ये इसी में कंटिन्यू चलने दो। ये महाराष्ट्र से इस शैली को जयपुर लेकर आए। ये महाराष्ट्र से इस शैली को जयपुर लेकर आए। बाकी आपके कला संस्कृति में पढ़ाएंगे, वो आपको बता देंगे पूरा डिटेल से। यहाँ केवल मैंने एक फैक्ट ही बताया आप, ठीक है भाई। अब इसके बाद यहाँ का शासक कौन बना? जगत सिंह कछुआ। प्रताप सिंह के बाद शासक कौन बनता है? जगत सिंह कछुआ, जिसे जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। वैसे ये अंतिम शासक है, क्योंकि इसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, और जैसे ही आप संधि करोगे सारा नियंत्रण किसके हाथों में आ जाएगा? अंग्रेजों के हाथों में। लेकिन उसके बाद भी हमें एक दो शासक हैं जिसमें दो दो चार चार लाइनें हैं, जैसे सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह, और लास्ट में आएगा कौन है? मान सिंह सेकंड। दो दो चार चार लाइनें हैं, उनको भी साथ साथ अपन देख लेते हैं, ताकि 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि होने के बाद प्रशासन का जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में आ जाएगा? अंग्रेजों के हाथों में। तो इसके बाद हम बात करें जगत सिंह। जगत सिंह कछुआ, देखिए भाई, एक तो इसे कहा जाता है जयपुर का बदनाम शासक। अब कारण क्या है जयपुर का बदनाम शासक क्यों कहा जाता है? एक रस कपूर नामक वैश्या थी, उससे इसके संबंध थे। रस कपूर, और यहां तक उल्लेख मिलता है कि इसने रस कपूर को आधा राज्य दे दिया था, और सिक्कों पर इसके नाम भी लिखवा दिए थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके समय की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना, एक युद्ध का नाम सुना हुआ आपने, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध। सिंगोली अलग है, सिंगोली बांसवाड़ा में है, ये गिंगोली है भी। गिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ है? पर्वतसर नागौर। ये युद्ध है क्या, एक बार देखिए। अगर हम रियासतों की बात करें, ये कौन कौन सी रियासतों के मध्य हुआ? आमेर यानी जयपुर, मारवाड़ की यदि हम बात करें, इस समय मारवाड़ का शासक था मान सिंह राठौड़। और आमेर का शासक हो ही गया।
जगत सिंह कछुआ। तो गींगोली का युद्ध कहाँ हुआ है? परबतसर नागौर में। कब हुआ? 13 मार्च 1807। अगर रियासतों की बात करें तो मारवाड़ और जयपुर या आमेर, और शासकों की बात करें तो मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछुआ। कारण युद्ध का कारण कौन है इसमें? कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी। एक बार समझ लीजिए। ये इनके पिता का नाम क्या है? भीम सिंह सिसोदिया, जो मेवाड़ के शासक हैं। पिता का नाम क्या है? भीम सिंह सिसोदिया। अब इस कृष्णा कुमारी की जो सगाई है, वर्तमान में आप एंगेजमेंट बोल लेते हो, ठीक है ना। इसकी सगाई भीम सिंह राठौड़ मारवाड़, इससे तक आप पूरा सुनिए, पहले पूरा सुनिए। सुनो पहले पूरा। तो कृष्णा कुमारी पुत्री तो किसकी है? भीम सिंह सिसोदिया की। और इसकी सगाई किसके साथ तय की गई है? 1798 की बात है ये। कब की बात है? 1798 की सगाई तय कर दी गई, लेकिन विवाह से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। सगाई तय की गई है, पहले आपको पता है, जैसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5 से 7 साल लगा लो आप, यानी 2-2 साल तक, 3-3 साल तक सगाई रहती थी। आज 2 दिन का ही ठिकाना नहीं है। पहले के अगर हम परंपराओं को देखें तो लगन वगैरह 21-21 दिन के लगन हुआ करते थे, और रिश्तेदारी में विवाह होता था, हम थैला उठा करके 2-2 महीने मामा बुआ जहाँ भी है वहीं पड़े रहते थे। देखे होंगे आपने भी दिन, ऐसा नहीं है कि आप अभी ताज़ा ही आए हो, ऐसा तो है नहीं। अभी आप 2 महीने के उठ करके यहाँ पढ़ने के लिए आ गए हो। आपने भी देखे होंगे, ऐसे समय देखे होंगे भाई, 21-21 दिन का लगन आता था, 1-1, 1.5 महीने। वास्तविक बात है ये, लगभग 1 महीना तो मैं निश्चित बता रहा हूँ। पहले ये हो जाता था कि भी अगले महीने विवाह, पहले ही तैयार होकर के हम अपने रिश्तेदारों में वहाँ चले जाते थे। उस समय की अलग ही फीलिंग होती थी, अलग भावना होती थी। यानी सबसे बड़ी भावना क्या होती थी, जो आज लुप्त हो चुकी है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा जो बीमारी थी वो नहीं थी, मोबाइल नहीं था उस समय। परिवार की जितने भी सदस्य होते थे, एक ही चौक में और गांव में गूदड़ी, जानते हो, वीआईपी बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, वो बिछा दी जाती थी, फर्श बिछा दी जाती थी, और एक ही चौक में, वजह से गर्मी है तो पंखा लगा दिया गया, कूलर लगा दिया गया, सर्दी है तो बात अलग है। तो यहाँ एक ही जगह परिवार के सारे सदस्य रात को 1-1, 2-2 बज जाते थे बातें करते करते। वो एक अलग फीलिंग थी। आज सबको अलग अलग कमरा चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग चीजें देखते हैं। सबको अलग अलग कमरा चाहिए। आज आप देख लीजिए, परिवार के 10 व्यक्ति बैठे जरूर हैं, लेकिन अंगुलियां चल रही हैं। बैठे जरूर हैं, लेकिन बातें आपस में नहीं हो रही हैं। इस मोबाइल ने समाज को दूर कर दिया है। हकीकत बात है ये। आप भी जैसे कोई आप बाहर बैठे हो, चाहे कहीं थड़ी पे चाय पीने के लिए 2-4 दोस्त आए, भाई मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, आ गया बेचारा 200 किलोमीटर से चल करके, चाय बनवा लिया आपने, आप बात नहीं करे, आप मोबाइल में लगे हुए हो। तो एक वो भी समय हुआ करता था। इसलिए बता रहा हूँ, सगाई हुई थी, लेकिन सगाई के बाद इनका देहांत हो गया, इनका विवाह नहीं हो पाया। तो विवाह से पहले ही इनका हो गया देहांत। अब देखिए, विवाह तो करना ही है,
भाई इसका देहांत हुआ, तो अब इसकी सगाई के लिए टीका भेजा गया, और टीका किसके पास भेजा जा रहा है? जयपुर के शासक के पास भेजा जा रहा है। जयपुर का शासक कौन है? जगत सिंह। कौन है? जगत सिंह। ये जो भीम सिंह राठौड़ है, इसके भाई का नाम है मान सिंह राठौड़। भाई का नाम क्या है? मान सिंह राठौड़। इसने टीका ले जाने वाले दल पर आक्रमण कर दिया। इसने कहा कि मेरा भाई तो मरा है, मैं जीवित हूं। यानी उस समय परंपरा थी, बस जिस रियासत में सगाई तय की गई है, जैसे आज भी मारवाड़ क्षेत्र में परंपरा है राजपूतों में, जैसे लड़की के पहला बच्चा उसके पीहर में होता है। आज भी परंपरा है मारवाड़ क्षेत्र में, पहला बच्चा उसके पीहर में ही होता है। ये परंपरा बना रखी है उन्होंने, जैसे बच्चा होने वाला है उसे पीहर भेज दिया जाता है। तो कई परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं आज भी। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरा भाई मरा है, मैं जीवित हूँ, विवाह मेरे साथ होना चाहिए। इसीलिए अब सगाई उसके साथ होने जा रही थी, गुस्सा तो आएगा उसको, बट टीका ले जा रहा था व्यक्ति उसके लिए, वो दल जा रहा था, उस पर इसने आक्रमण कर दिया, तो वो भी तो गुस्से में आएगा। कौन है? जगत सिंह। इसीलिए दोनों में कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? यद्यपि इस युद्ध में जगत सिंह जीत गया, युद्ध में विजयी कौन हुआ? जगत सिंह, लेकिन ये फिर भी बार बार धमकी देता रहा मान सिंह राठौड़। इसीलिए कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री को जहर दिया, और 1810 में कृष्णा कुमारी का देहांत हो गया था। तो कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के कौन सा युद्ध हुआ है? गिंगोली का युद्ध, 13 मार्च 1807। ध्यान रखना है, डेट याद रखनी है, 13 मार्च 1807। रियासतों की यदि हम बात करें, मारवाड़ और आमेर, रियासतें कौन कौन सी हैं? मारवाड़ और आमेर। शासक की यदि हम बात करें, आमेर का कौन है? जगत सिंह कछुआ, और मारवाड़ का कौन है? मान सिंह राठौड़। क्लियर? और इन्होंने अप्रैल 1818 में अंग्रेजों के साथ ये हो गया जगत सिंह कछुआ। इसके बाद हम बात कर लेंगे राम सिंह द्वितीय। 2, 4, 5 जो भी लाइनें हैं वो भी साथ साथ नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। जगत सिंह और लिख लो आप एक बार, लिखो। इन्हें जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। इनका रस कपूर से संबंध था। इन्होंने रस कपूर को आधा राज्य दिया, तथा सिक्कों पर नाम अंकित करवाया। रस कपूर को आधा राज्य दिया तथा सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाया। इसके बाद लिखो गिंगोली का युद्ध। तेरह मार्च 1807 13
लिख लो ये एक बार, कहाँ हुआ है? परबतसर, नागौर, मारवाड़ व आमेर या जयपुर रियासत के मध्य। तो मारवाड़ का मान सिंह राठौड़ है और आमेर का कौन है? जगत सिंह कछवा। तो कारण क्या है? बस शॉर्ट में लिख लो, जब मेवाड़ पढ़ेंगे अपन वहां मैं डिटेल से लिखवा दूंगा। कारण क्या है? कृष्णा कुमारी के साथ विवाह की समस्या। ठीक है, ताकि अपन लिख लेंगे जब मेवाड़ पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से। नेक्स्ट लाइन लिखो, क्या हो गया भाई? अप्रैल 1818 में अप्रैल 1818 में जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। सहायक संधि कर ली, ठीक है। इसके बाद है सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह सेकंड। अब देखो, एक तो ये 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक है, पहले समझिए। अल्प आयु में शासक बनाए, पहले समझ लीजिए फिर लिख लेंगे अपन इसे। एक तो ये अल्प वयस्क था या अल्प आयु में शासक बना, इसीलिए प्रशासन का जो नियंत्रण है वो किसके हाथों में है? एक अंग्रेज है जिसका नाम है मेजर लुडलो। ये अल्प आयु में, क्योंकि आप इस चीज को नहीं भूलें कि अब आमेर पर किसका नियंत्रण है? अंग्रेजों का नियंत्रण है। संधि होने के बाद नियंत्रण में आ गया, तो ये अल्प आयु में शासक बना था, इसीलिए नियंत्रण, प्रशासन का नियंत्रण किसके हाथों में है? मेजर लुडलो। और मेजर लुडलो ने जयपुर में क्या किया? समाधि लेते थे पहले साधु सन्यासी, उसके ऊपर रोक लगाई और कन्यावध पर। आए हुआ प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? मेजर लुडलो। आया हुआ किसने, ध्यान रखेंगे। तो इसने जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगा दी और कन्यावध पर। इसी प्रकार इन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगाई, मानव क्रय विक्रय पर भी रोक लगाई है इसने, ध्यान रखेंगे। एक तो सती प्रथा, सती प्रथा की पहले भी चर्चा कर चुके हैं, याद हो तो आपको।
सवाई जय सिंह भूल गए, नहीं हुई क्या चर्चा? इसके ऊपर रोक लगाई, क्योंकि इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि जितने भी लगभग समाज सुधार हुए हैं किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 1857 की क्रांति के समय ये कहाँ का शासक है? जयपुर का शासक है। और इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया है। क्रांति में किसका समर्थन किया? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना उपहार में दिया। सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना इन्हें उपहार में दिया। इसके बाद यदि हम सवाई राम सिंह की बात करें, सवाई राम सिंह का शासनकाल ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है। ब्लू पोट्री लेके तो कौन आए थे? मान सिंह प्रथम, याद कीजिए, हम लिख चुके हैं। इसका शासनकाल क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है। और इसने ब्लू पोट्री का प्रशिक्षण लेने के लिए चूड़ामन नामक व्यक्ति है और एक कालूराम कुमार है, इनको दिल्ली भेजा था। तो ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है? राम सिंह सेकंड का शासनकाल कहलाता है। इसके बाद देखिए ब्लू पोट्री नहीं पता, अगर आपने कला संस्कृति भी पढ़ी नहीं है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। वो आप पढ़ेंगे तो कला संस्कृति आपको पढ़ाई जाएगी। यहाँ तो अपन केवल बेसिक बात कर रहे हैं। इसने पोथी खाना की स्थापना की। पोथी खाना यानी ग्रंथों का संग्रह, पोथी खाना की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राम सिंह के द्वारा। इसी प्रकार हम पढ़ चुके हैं जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की है। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया और प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की। इसी प्रकार इन्होंने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किसकी स्थापना की? मदरसा ए हुनरी। और कालांतर में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बताओ इसका वर्तमान में नाम क्या है?
सोचो, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। आर्ट एंड क्राफ्ट का नाम सुनाओ, सुना है? कहाँ है? जवाहर कला केंद्र में। तो नाम इसका क्या किया गया थे, बता दो। मैंने हिंट दे दिए। वर्तमान में ये नाम है इसका, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पहले नाम क्या था इसका? मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी। ठीक है। रामनिवास बाग का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। राम प्रकाश थिएटर, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया। महाराजा कॉलेज का निर्माण इसने करवाया। और संस्कृत कॉलेज का निर्माण भी इसी ने करवाया। ठीक है। अठारह सौ 70 में आपने नाम सुना होगा एक गवर्नर जनरल का, लॉर्ड मेयो। मेयो कॉलेज है ना, इसी के नाम से है। इसने जयपुर की यात्रा की 1870 में। ठीक है। और 1875 में गवर्नर जनरल ही है एक। इसने इसके समय जयपुर की यात्रा की है। 1870 में लॉर्ड मेयो ने जयपुर की यात्रा की और 1875 गवर्नर जनरल है। ये कौन है? गवर्नर जनरल। 1875 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने इसके समय में कहाँ की यात्रा की है? जयपुर की। और सवाई राम सिंह के समय जयपुर में प्रथम महिला विद्यालय खोला गया था। प्रथम महिला विद्यालय 1866 में। यानी किसी भी रियासत में खोला गया पहला महिला विद्यालय है ये। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसी भी रियासत में खोला गया पहला महिला विद्यालय था। और यहाँ लड़कियों को सिलाई सिखाई जाती थी, कपड़ों की जो सिलाई वगैरह है वो सिखाई जाती थी। तो ये हो गई कौन है? सवाई राम सिंह। ठीक है, करें नोट। लिखिए भाई। यह अल्प आयु में शासक बना था। यह अल्प आयु में शासक बना था, इसीलिए प्रशासन का नियंत्रण मेजर लुडलो के हाथों में आ गया। प्रशासन का नियंत्रण मेजर लुडलो के हाथों में आ गया। इसके बाद लिखिए भाई,
मेजर लुडलो ने समाधि पर था। कन्यावध सती पर था। वह मानव क्रय विक्रय पर रोक लगाई। रोक लगाई। नेक्स्ट लाइन लिखिए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसे सितार-ए-हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना उपहार में दिया। सितार-ए-हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना उपहार में दिया। अब इसका शासनकाल ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। इसका शासनकाल ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है। इसका शासनकाल ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल कहलाता है। अब ब्लू पोट्री के प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन और कालूराम कुम्हार को कहां भेजा? दिल्ली भेजा। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए। ब्लू पोट्री के प्रशिक्षण के लिए चूड़ामन व कालूराम कुम्हार को दिल्ली भेजा। पोथी खाना की स्थापना की गई। और ये लिख भी चुके हम पहले भी। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया किसके आगमन पर? हाँ, कौन था बताओ? एडवर्ड पंचम लिखा था हमने पहले। कहाँ लिखा था याद है? जब जयपुर की स्थापना करवाई थी हमने, उस समय लिखा था। हाँ सही है। तो इसका शासनकाल देख लो क्या है, 35 से 80 है। शासनकाल क्या है इनका? 1835 से 80, 68 की बात है। वो लिख चुके हैं ये बातें। इसके बाद लिखिए 1876 में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की।
अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की स्थापना की? एक लाइन लिख लो, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का जो वास्तुकार था, वास्तुकार लिख लो। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का वास्तुकार स्टीवन जैकब था, स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब अंडरलाइन कर लेना, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट लाइन, 1857 में किसकी स्थापना हुई है? मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई। 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई। कालांतर में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। कालांतर में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद लिखिए, रामनिवास बाग, राम प्रकाश थिएटर, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। अठारह सौ 66 में महिला विद्यालय की स्थापना हुई। भाई चारों नाम लिख करके इसके आगे लिख लो कि निर्माण करवाया किसने करवाया? राम सिंह ने। नहीं लिखा क्या? अभी लिखो तुम। अठारह सौ 66 में महिला विद्यालय की स्थापना की गई। अठारह सौ 66 में महिला विद्यालय की स्थापना की गई। 1870 में कौन है? लॉर्ड मेयो। अठारह सौ 70 में लॉर्ड मेयो ने जयपुर की यात्रा की। यद्यपि इन्होंने अजमेर की भी यात्रा की है भाई, क्योंकि मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में ही है, लेकिन अपन जयपुर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे जयपुर और अजमेर दोनों की यात्रा की थी इन्होंने, है ना। गवर्नर जनरल है भारत में, गवर्नर जनरल हैं अंग्रेज। देखो आपने खैर 1857 क्रांति पढ़ी नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहां अपन उनमें बात करेंगे। भारत में अंग्रेजों द्वारा सबसे बड़ा जो अधिकारी नियुक्त किया गया उसे कहा गया गवर्नर जनरल, और राजस्थान में गवर्नर जनरल के अधीन एक पद बनाया गया था जिसका नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो केंद्र में, केंद्र का मतलब सेंटर दिल्ली है मान लीजिए, तो वहां का जो व्यक्ति होगा वो पूरे भारत पर कंट्रोल करेगा, पूरे भारत का अधिकारी होगा वो। राजस्थान में फिर एक पद बनाया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेगा वो, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान की रियासतों में एक पद बनाया गया था जिसका नाम था पीए, पॉलिटिकल एजेंट।
पॉलिटिकल एजेंट, ये सारी बातें आप जब 18 शताब्दी क्रांति पढ़ेंगे वहाँ क्लियर हो जाएंगी। इतना ध्यान रखें कि ये गवर्नर जनरल हैं। ये कौन है? गवर्नर जनरल। और इनकी नियुक्ति भारत में अंग्रेजों के द्वारा की गई है और ये अंग्रेज ही हैं। कौन है ये? अंग्रेज। ठीक है। तो 1870 में तो कौन हो गया? लॉर्ड मेयो। और 1875 में लिखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जयपुर की यात्रा की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जयपुर की यात्रा की। ये हो गए आपके सवाई राम सिंह सेकंड। इसके बाद है अठारह सौ अस्सी से 1922। 1880 से 1922 इनकी उपलब्धियां देखिए। 1904 में इन्होंने जयपुर में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत की है। तो राजस्थान में पहली बार शुरुआत हुई है। किस किस की शुरुआत हुई है? एक तो डाक टिकट, और एक पोस्ट कार्ड की शुरुआत। ठीक है। इसी प्रकार इनका उपनाम है बब्बर शेर। जयपुर के किस शासक को बब्बर शेर भी कहा गया? माधव सिंह। इसने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाए। ये वही नाहरगढ़ है जिसका निर्माण मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 नहीं लिखवाया मैंने। नाहरगढ़ का निर्माण अरे 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, 17 जुलाई 1734, और मराठों से सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। जयपुर में किसका निर्माण करवाया? जबकि मुबारक महल कहाँ है? टोंक में है। कहाँ है? टोंक में। जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया है? माधव सिंह सेकंड। ये जो मुबारक महल है ये कौन सी शैलियों में निर्मित है? राजपूत, मुगल, और यूरोप। राजपूत शैली, मुगल शैली और यूरोपीय शैली, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इस विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने अनुदान दिया है 5 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जयपुर का वह शासक जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया, वो कौन हो जाएंगे? माधव सिंह सेकंड। और एक माधव सिंह फर्स्ट थे जिन्होंने मराठों का कत्लेआम करवाया था। मराठों का कत्लेआम करवाया। गांधी जी की पहली बार आम लोगों के सामने उपस्थिति इसी समय हुई है। अरे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए हैं। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी पहली बार आम लोगों के सामने उपस्थित कब होते हैं? इस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, जो कब हुआ? 1916 में। इसका उद्घाटन समारोह कब हुआ है? 1916 में। तो इस विश्वविद्यालय के लिए कितने का अनुदान दिया गया है? 5 लाख रुपए का अनुदान किसके द्वारा दिया गया? माधव सिंह सेकंड के द्वारा। एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए कहां गए? लंदन। और यहां गंगा जल भर के लेके गए थे चांदी के 2 पात्रों में। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं जो कहाँ रखे हुए हैं? सिटी पैलेस में। यही लेके गया था यहाँ से गंगा जल भर के। लगभग 700 से 750 किलो पानी आता है एक में। अब ब्रिटेन गया तो वहाँ पानी की जहाज वगैरह से गया होगा। मोटरसाइकिल पे तो लेके नहीं जा सकता। इस साइडों में दूध के ढोल की तरह लटका के लेके चला जाएगा। है भाई? क्योंकि ट्रेन में भी नहीं लेके जा सकता। उस समय ट्रेन चल तो गई थी, शायद चल गई थी क्या उस समय भारत में? कब चली थी भारत में पहली ट्रेन? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853। बंबई से थाने। 16 अप्रैल। डेट बता। और लास्ट शासक है मानसिंह। 1922 से 1949। इसमें भी 2-4 लाइनें हैं, वो देख लीजिए। देखो, एक तो अंतिम शासक हो गया कछवा वंश का, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख अंतिम भी कह सकते हैं क्या? अरे जयपुर को राजधानी बना दी गई थी, फिर पूरे राजस्थान का राज प्रमुख हो गया क्या? नहीं होगा क्या? एक पूछ रहा हूं आपको। अब डाउट में ऐसे असमंजस में पड़ रहे हो। वो आप जो बात कर रहे हो उदय भान सिंह की, वो मत्स्य संघ का है।
वो कहाँ का है? मत्स्य संघ का। मैंने राजस्थान शब्द लिखा है। राजस्थान का प्रथम और अंतिम है राज प्रमुख। और स्वतंत्रता के समय जयपुर का शासक। इसके समय जयपुर में पहली बार विद्युत की शुरुआत हुई है, बिजली की शुरुआत। और क्यों प्रसिद्ध है बताओ ये? अरे प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत भी तो इसी के समय हुई है। जयपुर में कब हुआ था पहला प्रजामंडल? राजस्थान में पहला प्रजामंडल जयपुर में 1931 में। इनका शासनकाल देख लो। आप अनुमान क्यों नहीं लगाते हो? प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई और ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। पोलो नहीं सुना? नाम ही नहीं सुना? और इनकी पत्नी गायत्री देवी का संबंध कहां से था? लोकसभा में पैदा हुई थी। एक क्वेश्चन आया हुआ है। गायत्री, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, गायत्री देवी का संबंध कहां से था? गायत्री देवी का संबंध कहां से था? कूच बिहार, बंगाल से। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पोलो के खेल से प्रभावित होकर गायत्री देवी ने इससे प्रेम विवाह किया। प्रभावित हो जाए, किसी से भी हो जाए। तो ये था आपका आमेर का इतिहास। ये और लिख लो एक बार, फिर 5 मिनट का अपन ब्रेक ले लेंगे। मैं तेज लिखवाता हूं। अब ये गलती क्या हमारी क्या है? हमने 10वीं के बाद या 8वीं के बाद गृह कार्य नहीं किया स्कूलों में। क्योंकि पहले तो गृह कार्य नहीं होने का मतलब क्या है? सजा दी जाती थी। यानी गृह कार्य कई बार हो जाता है ना, जैसे 7 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया और वो जांच करना है, तो हम प्रार्थना बोलते रहते थे और ऐसे देखते रहते कि वो मास्टर भी आया है या नहीं आया है। क्योंकि उस समय एक भय था, डंडे का भय लगता था। लड़कियों को धूप में भी खड़ा कर दिया जाता था, ऊपर हाथ खड़े करवाए जाते थे। अब भय है नहीं, इसलिए आपका जो हाथ है वो कम काम करता है। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। पहले गृह कार्य पूरा कर, दीपावली की छुट्टियों का पूरा गृह कार्य होता था। 20-20, 50-50 पन्ने भर जाते थे, मजबूरी में करना पड़ता था। दीपावली तक तो हम जागते नहीं थे, गृह कार्य करना है। जब पता होता था कि अब 2 ही दिन बचे हैं फिर लगते थे 24 में से 23-22 घंटे। रात को भी दिखता था कि अभी एक टॉपिक और रह रहा है, क्योंकि उस समय एक भय था। और भारतीय लोग बिना डंडे के कोई कार्य नहीं करते हैं। ये उदाहरण देख लो आप। ये जो आपका ये रोड बना हुआ है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस को लगाया जाता है बत्तियां होने के बावजूद। हम पुलिस को देख लेते हैं कि पुलिस यहाँ नहीं है, हेलमेट को उतार करके हमें वैसे रख के चल रहे हैं, देख लेते हैं तो उस हेलमेट को पहन लेते हैं। बिना, भारतीय लोग बिना डंडे के कार्य नहीं करते, वास्तविक बात है। चलो, माधव सिंह लिखना है ना? अजय माधव सिंह के मेहंदी लगा दी क्या आपने? तो
फूल पत्ती बना लो थोड़ी सी। अच्छा अच्छा दिख चलो लिखो ना, कहीं तो विद्वान है जैसे टॉपिक खत्म होगा ना यहाँ लिखेंगे कछुआ वंश की समाप्ति दी एंड। फूल पत्तियां बना देते हैं, साइडों में झरोके बना देते हैं। लिखो माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह पढ़ रहे हैं ना, लिखिए भाई इसमें 1904 में जयपुर में डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई। अब तो पोस्ट कार्ड तो शायद बता रहा हूं, हो सकता है कुछ बचा हो, बाकी लुप्त ही हो गई है। पहले ये ही माध्यम हुआ करता था। पोस्ट कार्ड ही बोला है मैंने, पोस्ट कार्ड नहीं देखा कभी। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हाँ गूगल पे मिल जाएंगे, उसकी पिक मिल जाएंगे। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत अंतरदेशी चलता था, एक वो बड़ा आता था थोड़ा सा, उस पर ज्यादा बातें लिखी जाती थी, इसमें शॉर्ट में लिखा जाता था। उपनाम बब्बर शेर। तो बब्बर शेर ही है, नो को एडजस्ट कर रहा है। अपन छोटी सी बात करें तो बब्बर शेर ही है। लिखो नेक्स्ट लाइन, अपनी 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ किले में पासवानों के लिए नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बनवाए। एक जैसे 9 महल बनवाए। इसके बाद इन्होंने लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया। और ये किस शैली में बना हुआ है? लिखो, यह राजपूत मुगल व यूरोपीय शैली से निर्मित है। राजपूत मुगल व यूरोपीय शैली में निर्मित है। राजपूत मुगल व यूरोपीय शैली में निर्मित है। नेक्स्ट लाइन लिखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया। एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए लंदन गए। एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए लंदन गए तथा चांदी के 2 पात्रों में गंगा जल लेकर गए।
ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। जो सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है भाई। वैसे इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इनका प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जिसे आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। लिख लेंगे वो लाइन भी। अब ये लिख लीजिए मानसिंह सेकंड। उन्नीस सौ 22 से 1949। लिखो जयपुर का अंतिम शासक। उसके बाद लिखो राजस्थान का प्रथम व अंतिम राज प्रमुख। स्वतंत्रता के समय जयपुर का शासक, राजस्थान का प्रथम व अंतिम राज प्रमुख। और नेक्स्ट लाइन, स्वतंत्रता के समय जयपुर का शासक। हो गया। स्वतंत्रता के समय प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत के समय शासक। राजस्थान का प्रथम व अंतिम राज प्रमुख, स्वतंत्रता के समय जयपुर का शासक, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत के समय जयपुर का शासक, और इसके समय जयपुर में विद्युत की शुरुआत हुई। सारी लाइनें यही हैं जो लिखी हुई हैं। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। पत्नी गायत्री देवी, जिसका संबंध कहाँ से है? कूच बिहार बंगाल से। और प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जिन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है।